सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, जन सुलभ पुस्तकालय के इस नए कार्यक्रम में पुनः स्वागत। और आज हम लोग पत्र साहित्य पर बातचीत करेंगे। और आज की स्थिति में किस तरह पत्र लेखन क्रमशः काफी कम होते चले जा रहे हैं, इस पर भी कुछ चर्चा करेंगे। और इस पूरी परिचर्चा के केंद्र में आरंभ लघु पत्रिका को लिखे गए पत्र हैं। उनकी बात विशेष रूप से की जाएगी और उसके बहाने से कुछ एक रचनाकारों को मिले पत्र और उनके द्वारा लिखे गए पत्रों को लेकर बातचीत होगी। मित्रों, आप सभी को मिर्जा गालिब का यह शेर याद ही होगा। कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं। कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं। मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में। तो यह एक स्थिति कभी हुआ करती थी। एक ऐसा वक्त था जब डाकिये से मिले पत्र के प्राप्त होने से पहले ही उसका जवाब तैयार कर लिया जाता था। और यह एक तरफा नहीं था, दोनों ही तरफ से पत्र लिखने और जवाब देने का कुछ वैसा ही उतावलापन और उत्साह हुआ करता था। तभी तो हम पाते हैं कि हमारे कई कलाकारों, कई रचनाकारों के बीच दर्जनों में और कुछ एक मामलों में सैकड़ों की संख्या में पत्राचार हुए। इन पत्रों का हमारे साहित्य में खास जगह है। और जब किसी लेखक की, किसी कलाकार की जीवनी लिखी जाती है, तब ऐसे पत्रों से काफी मदद मिलती है। हम इस बात को भी बखूबी समझते हैं। रचनाकारों की रचनाओं के प्रकाशन, साहित्य की गुटबाजी से क्षोभ आदि भी उन पत्रों में हमें दिखाई पड़ते हैं। किसी सर्जक की निजी दुनिया भी अनायास खुलती चली जाती है, क्योंकि उन दोनों के बीच वैसा एक निजता का परिवेश भी होता है। और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच लेखन मात्र के प्रति किसी रचनाकार का समर्पण भी हमें चौंकाता है। हम समझ सकते हैं कि कोई किसी कस्बे में बैठकर, कोई कहीं और बैठकर कैसे अपनी रचनाओं को लेकर, कहीं ना कहीं उसके प्रकाशन को लेकर, लोगों तक अपने संवाद को पहुंचाने को लेकर कैसा आग्रह रखता है। आज इन सब पर चर्चा होगी। और ये सब चर्चाएं मित्रों आरंभ को लिखे पत्रों के बहाने होंगी, और जिनमें खास तौर से विष्णु खरे जी हैं, पंकज सिंह जी हैं और भी कुछ एक रचनाकार लोग हैं। तो आइए हम अपने आज के मेहमानों से मिलते हैं और उन सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जी, हमारे साथ विनोद भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं, सविता सिंह जी जुड़ी हुई हैं, विष्णु खरे जी जुड़ी हुई हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत। नमस्कार। नमस्कार आप सबको मेरी तरफ से। जी, और शुरुआत करते हैं मित्रों सविता जी से ही, और उनसे जो आज का प्रसंग है उस पर बात करते हैं। बदलते वक्त में किस तरह से आज कथा दुनिया में भी या कविताओं में भी व्हाट्सएप और मैसेंजर के संदेश आ गए हैं, एसएमएस आ गए हैं। हमारे साहित्य में भी इनका प्रवेश हुआ है। और एक वक्त था जब उपन्यासों में, कहानियों में, पत्रों के माध्यम से भी कथा जो है आगे बढ़ा करती थी। उन सब पर बात होगी। और आज हम सविता जी से पंकज सिंह जी की कुछ एक कविताएं भी सुनेंगे, और जो वे पत्र आरंभ को लिखते हैं उसे भी सुनेंगे, और कुछ एक अन्य पत्रों को भी सुनेंगे। मगर सर्वप्रथम पत्र साहित्य को लेकर हम
सविता जी के विचार को सुनते हैं। जी स्वागत। नमस्कार अर्पण, विनोद जी, तो भूमिका अर्पण आपने भूमिका बहुत अच्छी रख दी है। आपने बता दिया कि इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है। दरअसल मैं मानती हूँ कि अगर व्यक्ति एक दूसरे को कुछ बातें ना कहे, पत्र ना लिखे, कम्युनिकेशन का ये माध्यम है ना करे, तो बहुत बड़ा रचनाकार नहीं हो सकता। मेरा कहने का मतलब ये है कि संवाद जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी जानना कि आप कुछ लिख रहे हैं वो कैसा है। अगर उस पे आपके मित्र या कुछ अच्छे रचनाकार अपने विचार दे देते हैं तो बड़ा भरोसा हो जाता है और आदमी आश्वस्त हो जाता है। बिल्कुल एकाकी दुनिया जो है वो किसी बहुत ही विलक्षण किस्म के राइटर्स के लिए हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या लिख रहे हैं। और पत्र तो जैसे भी पंकज जी के पत्र मैं पढ़ूंगी एक दो, मुझे खुद बहुत हैरानी हुई कि उस वक्त जब लोग पत्र लिखते थे तो उसमें निजता जो थी वो ऐसी नहीं थी जिससे भय होता हो, क्योंकि ये मालूम था कि पत्र वही व्यक्ति पढ़ेगा जिसको ये पत्र लिखा गया है। और पूरी आस्था के साथ लोग अपने मित्रों को पत्र लिखते थे, उसमें बहुत सारी अपनी निजी बातें भी कहते थे। अगर व्यक्ति का निजी उसका सेल्फ राइटिंग में इन्वॉल्व नहीं हो तो अच्छा लेखन नहीं हो सकता। इसीलिए हमारा जो स्व है उसको परिष्कृत करना, उसको दुरुस्त करना, ये सब पत्रों के माध्यम से होता था। लोग विकसित होते थे, उनका एवोल्यूशन होता था। किसी ने मुझे कहा कि जो पत्र लेखन था उसके जरिए बहुत सारे लोग सचमुच वयस्क हुए। एक तरह से जिसको कह सकते हैं कि उन्हें अपने बारे में एक पहचान पैदा हुई। ये हेगल की बहुत पुरानी थियरी है जिस पर अभी बहुत बड़े बड़े स्तर पर इसका प्रचार प्रसार हुआ है। उसको कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ रिकग्निशन। यानी कि जो दूसरा व्यक्ति है जब आपको स्वीकार करता है या करती है तो आपका जो अपना सेल्फ है वो बहुत ही सुकून महसूस करता है। उसके अंदर एक आत्मज्ञान जैसी चीज दूसरे की दी हुई दूसरे का दिया हुआ ज्ञान जो है उसके आत्मज्ञान में जुड़ जाता है। तो इस तरह से आपका बहुत कुछ बनता है, जिसका सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो साहित्य के लिए तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे आपने कहा कि अब चूंकि माध्यम बदल गया है और लोग ज़्यादातर व्हाट्सएप या ट्विटर वगैरह से करते हैं, इसमें वो बात नहीं है जो लोग कागज़ पे पत्र लिख करके एक दूसरे को भेजते थे। जैसे आज मैं नीलाभ जी का एक पत्र पढ़ने वाली हूँ। अभी तो आप लोगों को बताया है कि पंकज जी की बहुत सारी रचनाओं का जिनको प्रकाशित नहीं उन्होंने किया, परफेक्शनिस्ट लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। और उनकी वैसी एक दो कविताएं पढ़ूंगी जो कि अप्रकाशित हैं। तो उससे ये पता चलता है कि जैसे मान लीजिए मुझे मैस्कुलिनिटी पर हाँ कोई कुछ लिखना हो साहित्यिक ढंग से, हाँ, तो मुझे पूरा भरोसा रहेगा कि मैं ऐसी बातें कह सकूंगी इस पत्र को पढ़ करके आप लोगों के सामने। यानी कि एक पूरी दुनिया है वो, उसमें लोग हैं, उसमें बातें हैं, उसमें विमर्श है, वो एक पूरा का पूरा साहित्य है अपने आप में। तो जैसे कि ऐसा तो होगा ही कि मैं पंकज जी पर भी लिखूंगी, जब सब पर लिख रही हूँ तो पंकज जी पर क्यों नहीं लिखूंगी। और उसमें जैसा आपने कहा मुझे बहुत मदद मिलेगी इन पत्रों से। मुझे नीलाभ जी जब जीवित थे पंकज जी के जाने के बाद, तो उन्होंने कहा कि सविता मेरे पास पंकज के 300 पत्र पड़े हुए हैं और मैं तुम्हें दूंगा अगर तुम इस तरह का कोई काम कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें ओरिजिनल नहीं दूंगा। मैं मैं उसको बंडल बनाता हूँ, तुम ले जाना, फोटो कॉपी करके मुझे दे जाना। उसके बाद मैं चली गई पेरिस अपने पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप पर। जब लौट करके आई तो विद इन 2 डेज नीलाभ जी चले गए। तो बड़ा बहुत दुख हुआ मुझे। वैसे तो पत्र भी अभी तक हासिल नहीं कर पाई हूँ। पंकज जी की मित्रता नीलाभ जी से ज्यादा उनके पिता से थी, अश्क जी से।
और आप सोचिए कि अश्क जी उनको लिख रहे हैं और वो अश्क जी को लिख रहे हैं, उसमें कितनी सारी बातें होंगी। फिर नीलाभ जी का अपना एक नया संसार। तो और वो एक ही वय के थे पंकज जी और नीलाभ जी थोड़े बड़े थे, लेकिन समवयस्कता तो थी ही। तो और भी खुल करके बातें लड़कियों के बारे में, स्त्रियों के बारे में, ये वही पूरा मैस्कुलिनिस्ट वर्ल्ड एक है जो मेरे सामने उभर करके आया। और मैं देखती हूँ किस तरह से पुरुष औरतों के बारे में एकदम आराम से बातें करते रहते हैं, उनको जरा भी ये नहीं लगता कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो इसलिए भी क्योंकि दोस्ती में ही ऐसे कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पत्रों का बहुत बड़ी भूमिका होती है साहित्य में, और साहित्य से और रुचिकर होता है और मनोरंजन उसमें एक तरह का इंजॉयमेंट जो हो वो पैदा होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें कंस्ट्रक्टेड नहीं है, वो एकदम अपने ओरिजिनल फॉर्म में होती हैं। आपको कंस्ट्रक्ट करना है कि आप कैसे इसका क्या कर सकते हैं। और जब विनोद जी ने मुझे ये भेजा ये पत्र, तो फिर मेरे सामने मैंने उनको कहा कि लघु पत्रिकाओं की एक पूरी दुनिया रही होगी, मैं तो नहीं जानती इतना ज़्यादा। काफ़ी जनरेशन का गैप है मुझ में और पंकज जी के दोस्तों में। तो उस समय के संसार को मैं नहीं जानती। तो ये निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा काम हो रहा है कि इस पत्रिका आरंभ के माध्यम से हम लोग आज ये बातचीत कर रहे हैं। पंकज जी ने ये पत्र लिखा था, ये तो मुझे पता भी नहीं था, ये तो आज ही पता चल रहा है। और उस समय उन्होंने कहाँ क्या पब्लिश किया ये भी नहीं पता था। तो जब हम एक लेखक के बारे में लिखना जाते हैं तो उसकी पूरी दुनिया एक होती है। मैं जब एक बार कुछ पढ़ रही थी फुको के बारे में, तो उस किताब में लिखा हुआ था कि एक किताब है जिसमें फुको किन किन पेंटर्स को देखते थे, किन किन को वो सराहते थे, कौन से उनके महत्वपूर्ण फिलोसफर्स थे, लेखक थे। तो जब मैंने वो किताब खरीदी वहीं से रेफरेंस लेकर के, और वो इतनी मोटी किताब है, इतनी मोटी, और न जाने कितने लोगों पर फुको के कमेंट्स हैं, उसके रेफरेंसेस हैं, और इतना ज़्यादा जो व्यक्ति पढ़ा हुआ जो सब नेपथ्य में है, उनका जो अपना थ्योरेटिकल काम है वही सिर्फ सामने है। उनको बनाने में ये जो पेंटर्स हैं फ्रेंच पर्टिकुलरली और डच और जो लेखक हैं, इनकी चर्चा तो उसमें है ही नहीं। तो इससे पता चलता है कि कैसे कोई बड़ा फिलोसफर बनता है, कोई कैसे बड़ा लेखक बनता है, उसमें कितने लोगों का सहयोग होता है, कितने लोगों से बातचीत होती है, और एक तब जाकर के भरपूर संसार बनता है, और वो भी साहित्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप तो जानते हैं हिंदी में तो ये है ही, नेमी जी ने मुक्तिबोध की रचनावली में सारे पत्रों को छापा है, कितने और दूसरे साहित्यकार हैं जिनके पत्रों को छापा गया और जिससे बहुत कुछ पता चला उनके साहित्य के बारे में। तो इधर उधर जाने के बजाय वही सबसे मेन ओरिजिनल रेफरेंस बन जाता है और आदमी अच्छे से उसको समझ सकता है और लिख सकता है। तो आज चूंकि आरंभ के प्रोग्राम में हम लोग हैं, मतलब आरंभ पर आधारित, तो जो पत्र पंकज जी ने विनोद जी को लिखा, उस वक्त विनोद जी आप कितने साल के थे? 17 की 19? हाँ, पंकज जी और मैं एक ही उम्र के थे। तो आप लोग 19 साल के? हम दोनों का जन्म एक ही साल का है। अच्छा, तो वही है, ये लोग यंग लोग साहित्य की दुनिया में आकर अपना खेल शुरू कर रहे थे, अच्छा लिखना पढ़ना। तो पंकज जी ने लिखा है विनोद जी को, प्रिय भाई, अपनी एक कविता आरंभ में प्रकाशनार्थ भेज रहा हूँ। पिछली बार शिव शंकर संपादक अवलोकन ने मुझे कुछ भेजने को कहा था, पर मैं अपनी पत्रिका को आपकी पत्रिका को कुछ नहीं भेज सका। बिहार बंधु प्रेस के पते पर आरंभ के अंक देखता ही रहा हूँ, तब से जब यह उन्मेष था। यह रचना आपको भेजने का विशेष अर्थ है मेरे लिए। छोटी पत्रिकाओं के पास जो साहस होना चाहिए वह आज की अधिकांश पत्रिकाओं के पास नहीं है। ऐसे ही साहस का दम भरने वाली पत्रिका संपादक को मेरी एक कविता के कुछ शब्द समिश लगे थे और उन्होंने मनोनुकूल परिवर्तन करके ही कविता को प्रकाशित किया था। खैर, आप कविता की स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना देंगे। आरंभ के पहले अंक अगर अतिरिक्त रूप से मेरे पास भेज दें पिछले वाले भी, तो आभारी होऊंगा। लखनऊ की अन्य पत्रिकाएं अर्थ
अंतर या उत्कर्ष भी इस शहर तक नहीं आ पाती हैं, उनका क्या हाल है। पहले पत्र में ही मैं इतना अनौपचारिक हूँ, और वह भी इसलिए कि कहीं न कहीं से आपके संपादक को मैं अपनी फीलिंग्स के बहुत करीब पाता हूँ। कैसे हो आगे शायद स्पष्ट कर सकूं। पत्र की प्रतीक्षा रहेगी। शुभेच्छा लें, आपका पंकज सिंह। तो इसे एक संपादक में भरोसा, और भी छोटी छोटी पत्रिकाएं आसपास लखनऊ से छप रही हैं, उनका जिक्र, ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अब मैं एक पत्र पढ़ती हूँ जो नीलाभ जी ने पंकज जी को लिखा। मुजफ्फरपुर और इलाहाबाद की दूरी कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हरदम तो साथ रहते नहीं थे वो लोग, तो पत्र वगैरह लिखते थे। तो पत्र ये है कि प्रिय पंकज सिंह मस्ताना, ये है 3/8/77 की का पत्र। हाँ, उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि गालिब वजीफा खोर हो, दो शाह को दुआ, वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। ये पत्र देखिए कितना सुंदर पत्र है। पत्र के शुरू होने से पहले ऊपर ये कैप्शन के तौर पे लिखा हुआ है। फिर है, प्रिय पंकज सिंह मस्ताना, यूं तो शायद तुम विश्वास न करो, और मैं तुम जैसे गैर जिम्मेदार आदमी को सफाई देने की जरूरत भी नहीं समझता, लेकिन चूंकि तुमने जिक्र किया है, इसलिए यह बता रहा हूं कि तुम्हारे नाम एक अंतर्देशीय अभी तक मेरे दराज में आधा लिखा पड़ा है महीनों से। वह इसलिए नहीं भेजा गया कि अपने 3 पत्रों में से किसी में तुमने अपना पता देने की जरूरत नहीं समझी। तुम्हारा कोई स्थायी ठिकाना तो है नहीं, और किसी भी समय तुम कहाँ होगे, मुजफ्फरपुर, दिल्ली, काठमांडू या लुसाका, यह तुम्हें भी नहीं मालूम। अस्तु, सुलक्षणा ने मुजफ्फरपुर से लौटकर मुझे यह बताया था कि तुम पूनम की शादी में मेहमान की हैसियत से वहां गए हुए थे, और मैंने अंदाजा लगा लिया था कि तुम हस्ब मामूल वहां के निठल्लों के बीच गलचौर में लगे होगे। हाँ, जिस तम तराक से तुमने सुलक्षणा से वादा किया था कि तुम मुझे तार दोगे और चिट्ठी लिखोगे, उसके बाद तुम्हारी खामोशी से मैं समझ गया था कि वह तुम्हारी भावुकता रही होगी। खैर, मैं तुम्हारी गैर जिम्मेदारियों और भावुकता का आदी हो गया हूँ। तुम्हारी नौकरी के बारे में अजय से मुझे पता चला था। इससे हम सबको कितनी खुशी हुई होगी, इसका अनुमान यदि तुम्हारी वर्षों की आवारगी से तुम्हारी संवेदना को कुंद न बना दिया हो तो तुम सहज ही लगा सकते हो। लेकिन तुम्हारी नियुक्ति के बारे में आनंद स्वरूप वर्मा से जानकर मुझे तुम्हारी व्यवहारिक कठिनाइयों का अंदाजा लग गया था। बहरहाल तुम पलायन का गीत गाते हुए दिल्ली भाग न जाओ, और भी जो हालात विकसित हों उनका डटकर मुकाबला करोगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। ईंट का जवाब यदि पत्थर से देना राजनीति के माफिक न ठहरे तो छिपा कर और कारगर वार करो मगर डटे रहो। इन्हीं क्षुद्र और घटिया लोगों से हमारी लड़ाई जारी है। वहां पर शायद ये राजस्थान चले गए थे रजिस्ट्रार बन के पंकज जी, तब की ये चिट्ठी है, और वहां पर जाते ही वहां उनके खिलाफ कुछ लोग काम करने लग गए थे। और संधियां तथा तस्करों में कोई अंतर नहीं, जिससे तुम मुजफ्फरपुर में लड़ चुके हो। दूधनाथ जिस मिसा में बंद था, उसके बारे में तुम्हें जानकर मजा आएगा। इस मिसा का नाम है मालती तिवारी, जिससे दूधनाथ पिछले 1.5 वर्षों से उत्तरोत्तर जिससे दूधनाथ पिछले 1.5 वर्षों से उत्तरोत्तर तीव्र होता इश्क कर रहा है। इसकी एवज में वह मालती को रीडर बनाने का भी प्रयास कर रहा है। मालती किसी जमाने में हिंदी विभाग की आतिशबाजी थी, जिसके जले हुए बारूद की गंध जगदीश गुप्त आदि। अब मैं क्या पढ़ूं, इसमें ऐसी ऐसी बातें हैं। तो समझ गए कि इस तरह से ये पत्र, लंबा पत्र, उसमें बहुत सारी बातें हैं उन्होंने लिखी। हाँ, स्त्रियों के बारे में बहुत सारी बातें हैं। आप समझ सकते हैं कि गुलछड़ी और ये और वो मतलब तीव्रोत्तर होता इश्क, ये सब चीजें जो वो साझा करते हैं अपने दोस्तों से, वो बहुत ही मजेदार। इसमें बहुत सारी बातें हैं, दूधनाथ जी के पॉलिटिक्स के बारे में बात है, वगैरह वगैरह।
लेकिन एक पत्र जो उन्होंने आनंद जी को लिखा था पेरिस से, वो मैं आप लोगों को पढ़ना चाहती हूँ। वो 1978 का है, यानी कि पंकज जी ये 1977 का पत्र है जो नीलाभ जी ने लिखा है। उसके बाद ये गए वहाँ, कुछ दिन राजस्थान में रहे, उसके बाद ये पेरिस चले गए और वहाँ से पेरिस से आनंद जी को पत्र लिखा। वो वहाँ पर बियोत में रह रहे थे, बियोत गए थे जहाँ से ये पत्र लिखा है। तो बियोत पेरिस से 900 किलोमीटर दूर, दक्षिणी फ्रांस, 22 अगस्त 1978। प्रिय आनंद, 4-5 दिन पूर्व दो साइकोलॉजिस्ट के दोस्तों के साइको एनालिस्ट दोस्तों के साथ कार में 2 दिन और रात की लंबी यात्रा के बाद बियोत पहुंचा हूं। इनमें से एक मित्र फ्रांक फोलिए का अपना मकान यहाँ है जहाँ हम ठहरे हैं। फ्रांसीसियों के लिए ये अवकाश के महीने होते हैं जब सारा फ्रांस दक्षिण में सिमट आता है। पेरिस खाली खाली सा है और यहाँ दक्षिणी समुद्र तटों पर पर्यटकों की भीड़ लगी हुई है। पिछली रात एक और मतलब साइकोएनालिस्ट लड़की सोफी कार्लेंको हमारे साथ यहाँ वक्त गुजारने के लिए आ गई हैं। सुबह धूप आई है और अभी तक रुकी हुई है। सोफी सामने टेरिस पर लेटी एक उपन्यास पढ़ रही हैं। धूप में खाली बदन लेटने और चमड़ी झुलसाकर सांवला होने का यहाँ ऐसा चलन है कि अपनी चमड़ी के स्वाभाविक सांवले रंग पर मन इठलाता रहता है। सुबह मैं जब जगा तब से धूप में ही वो बैठ पड़ी हैं। जब मैं अपने कमरे से उतर टेरेस पर आया तो सिर्फ मुझे कॉफी देने के लिए हिली थी। हरी शांत घाटियों, पहाड़ों के इर्द गिर्द लिपटी पड़ी खतरनाक घुमावदार सड़कें, ठंडी पहाड़ी नदियों के संगीत से गुजरता हुआ मैं लगातार सोच रहा था कि काश तुम साथ होते। सौंदर्य का प्रत्याभिज्ञान अधूरा है अगर भोक्ता अनुभूत का साझा कर सकने की स्थिति में ना हो। यहाँ किसी भी मित्र के सामने मैं अपने सारे जंगली आवेग, शरारतों, मजाक और पीड़ाओं के साथ अपने पूरेपन में उपस्थित नहीं हो सकता। इसीलिए किसी भी आस्वाद का मुफ्त साझा शायद संभव नहीं हो पाता जो मैंने निरंतर तुम्हारे साथ महसूस किया है। और फिर कई और हैं। उसके बाद लिखते हैं, एक दिन मैंने 4 कविताएं लिखी मगर वे बहुत संतोषप्रद नहीं हैं। पिछले दिनों सैलिंजर का प्रसिद्ध उपन्यास द कैचर इन द राई पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। आज सुबह से नेरूदा के मेमोयर पढ़कर खत्म किया है। आनंद, मैं इस किताब को पढ़ते हुए विह्वलता, पीड़ा और इस्ला नेगरा के समुद्र तट के कोहरे में सिहरता रहा। उसके लेखन में, इस पुस्तक में बच्चे की सी सहजता, सरलता है और साण सी ताकत है। विचारधारात्मक असहमतियों के बावजूद नेरूदा हमारा है और उसकी कविताएं दुनिया के न्यायपूर्ण संघर्षों के हथियार हैं। ये पत्र लंबा है और यहीं पर रोक देते हैं इसको। तो अपने दोस्तों को किस आत्मीयता से पत्र लोग लिखते थे पंकज जी, अपने मित्रों को हर चीज़ बताना, उसमें लिखना। इसमें कई बातें हैं, जैसे उनका अपॉइंटमेंट होना था वहाँ पर ट्यूटर के तौर पे, उसके बारे में कि आलस के मारे वो गए ही नहीं। और तो जो नीलाभ जी कह रहे थे कि आदत में ही गैर जिम्मेदारी है और सतर्क नहीं है अपने चीज़ों को लेकर के, काम धाम को लेकर, तो फिर ऐसा ही जीवन रहेगा। अब मैं उनकी एक ही कविता पढ़ूंगी। जब मैं पीएचडी करने मॉन्ट्रियल जाने लगी तो निश्चित था कि मैं पंकज जी को छोड़ के ही जा रही थी। हमारी मित्रता हो चुकी थी तब तक और वो चाहते थे कि मैं नहीं जाऊं। तो मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई आपकी वजह से नहीं छोड़ सकती और ये सब इसका कोई मतलब नहीं है। पढ़ना लिखना मैं चाहती हूँ और मुझे इतना बड़ा अवसर मिला है, एक बड़े फिलोसोफर के साथ, चांसलर के साथ मैं काम करने जा रही हूँ। मैं चली गई तो उन्होंने ये एक कविता लिखी जिसको पढ़ते हुए मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उनके मन में अपनी बेटियों की कल्पना थी। इसलिए मैं इसको पढ़ रही हूँ और इसमें शीर्षक नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ स्क्रिबल किया हुआ है। कविता के आसपास बहुत सारे उन्होंने कुछ बना रखा है, यानी कि ये कविता छपने के लिए नहीं, अपने लिए उन्होंने लिखी थी, बिना शीर्षक के।
तो मैं पढ़ रही हूँ। मैंने देखा मेरी नींद के काले अंधियारे जंगल में तुम एक गर्वीली लड़की बाल खोले हरी पत्तियों सी बतियाती। मैंने देखा मेरी नींद के भूरे काले रंग में एक रंग तुम। मैंने देखा नींद में मेरे दुख थे, नींद थी, भारी रात थी मेरी छाती पर। गर्वीली लड़की गाती गाती जा रही थी मेरी नींद के जंगल में। मैंने देखा मेरी आत्मा की दरारों में हरा जीवन था। कहीं पास से ओझल होते हुए कहीं पास ही ओझल हुए आसमान में चंद्रमा भी था। जो जोर की हवा चली, खूब हुई झमाझम बारिश। मैंने देखा बारिश से गीली धरती पर पाँव के निशान थे। यहीं कहीं होगी तुम, यहीं कहीं होगा सारा का सारा जीवन। पिछले फागुन में छूटी हुई मेरी हंसी यहीं होगी कहीं। यहीं होगा मेरे कलम, मेरी गुम हो चुकी कविताएं, व्यथा के पानी से बरसों से धुलता प्यार। सारी असंभव इच्छाओं का अंबार होगा यहीं। बेटियों सी तुतलाती कविताओं को उंगलियां पकड़ाए दिखी तुम। सर्दियों की रात, बर्फ की रात। मैंने देखा मेरी नींद के मटियाले जल में रलमल तुम। मैंने देखा मेरे भीतर बाहर नए स्वप्न के उजास से तुम। एक लड़की सूर्यमुखी प्रकट और अदृश्य होती हुई। सूरजमुखी, फिर काट के उन्होंने किया सूरजमुखी। एक लड़की सूरजमुखी प्रकट और अदृश्य होती हुई। एक कविता है इबार रब्बी पर शायद, हाँ, छोटी सी कविता है, पढ़ना चाहती हूँ। जी स्वागत। इबार का रविवार, ये भी प्रकाशित नहीं है, करूंगी मैं इसको। जी। झुकती हुई आस पड़ती है पुराने जूतों पर, ओस पड़ती है पुराने जूतों पर। पिछली रात की बारिश थी उन पर नम, धूल की परतों पर निशान बूंदों के कीचड़ तलों में। आसमान खाली था, चले गए कहाँ चले गए एक साथ इतने सारे बादल। छुट्टियां मनाने पतंग लूटने कहाँ चले जाते हैं उसके अपने ख्याल। सब खाली खाली सा रह जाता है दिल। धूप की थिगली थी मेज पर चमकदार पालतू बिल्ली की तरह, और चारों तरफ रविवार था, यानी इब्बार। कितनी अच्छी कविता अपने दोस्त के लिए मैंने लिखी। जी बिल्कुल। जी शुक्रिया सविता जी, पंकज सिंह जी की इन बेहद महत्वपूर्ण अप्रकाशित कविताओं को हमारे साथ साझा करने के लिए, और उतने ही रोचक और उतने ही जीवंत उनके लिखे पत्रों का पाठ करने के लिए। और मित्रों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुमुद जी को सुनते हैं। और उससे पूर्व एक चित्र हैं आरंभ की दुनिया के लोकार्पण और उसके कुछ अंकों से जुड़े, तो उसे एक बार देख लेते हैं। विनोद जी इसके बारे में कुछ कह लें, इसके बाद कुमुद जी को सुने। एक खास महत्वपूर्ण चित्र कुछ इन पर कहें, इनके लोकार्पण को लेकर। जी ये जब ये किताब छपी थी तो कुंवर नारायण जी और मोहम्मद जी और जयकृष्ण हमारे साथ मतलब कला पक्ष को सारा वो देखते थे। और आरंभ एक ऐसी लघु पत्रिका थी जो कला और कविता दोनों को पैरेलल मतलब उतना ही महत्व देती थी। और जयकृष्ण उसके कवर वगैरह जो बनाते थे वो उस जमाने की लघु पत्रिकाओं में उस तरह के कवर कभी देखने को नहीं मिलते थे। तो ये असल में पत्रों के बारे में मैं पर्सनली चिट्ठियों के बारे में बहुत एक मेरी राय है कि डायरी पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, या चिट्ठियां पढ़ने में बहुत आनंद आता है, उनसे बहुत कुछ जानने का भी मौका मिलता है। क्योंकि आरंभ पत्रिका तो उस जमाने में नरेश सक्सेना, जयकृष्ण, मैं हम लोग मिल के निकालते थे। और मैं तो बहुत यंग था, पंकज सिंह और मैं दोनों ही एक ही, मंगलेश जी, पंकज सिंह और मैं तीनों एक ही साल हमारा जन्म हुआ है, मतलब 48 में।
तो हम लोग एक ही उम्र के थे और मंगलेश जी ने मुझे कापल पानी से एक चिट्ठी लिखी, ये सोचकर कि मैं एक कोई सीनियर 30 साल का अध्यापक हूँ। तो उन्होंने अपना बहुत रोना रोया अपनी एज का उस चिट्ठी में, जो कि इस किताब में है भी। तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ अभी 19 साल का लड़का और बहुत यहाँ पहाड़ों में परेशान हूँ। तो अब उन्हें नहीं मालूम था कि जैसे वो पत्र लिख रहे हैं वो भी 19 साल का लड़का है। तो वो जो एक होता है ना कि क्योंकि अब देखिए संयोग भी था कि धूमिल के पत्र जो है आरंभ के दिनों के बहुत महत्वपूर्ण हैं और अभी उनकी ग्रंथावली में भी वो शामिल हैं। 29 पत्र हैं वो मेरे नाम। तो उन चिट्ठियों में एक धूमिल की निजी समस्याएं भी हैं ट्रांसफर की। वो सहारनपुर से बनारस आने के लिए बेचैन थे क्योंकि उनका घर था बनारस, और वो अक्सर वो लखनऊ आ जाते थे। आरंभ जब पत्रिका निकलना शुरू हुई तो मेरे घर पे वो एक दिन पहुंच गए और उनका व्यक्तित्व बड़ा मूंछों वाला और बड़ा अलग तरह का किसान व्यक्तित्व था। तो मेरी माँ जो है घबरा गई और उनको लगा कि ये इनके कैसे दोस्त हैं ये लोग, क्योंकि तो उनका मतलब सारा व्यक्तित्व बड़ा वो था अलग तरह का। तो उस दौर में मतलब ये चिट्ठियां मेरे लिए, देखिए आपको मैं दो बातें कहूंगा। काफका की जो चिट्ठियां हैं आप देखिए, मिलेना और पेरिस के नाम, वो कितना एक लेखक की दुनिया को किस तरह से बताती है, उसके प्रेम के कंसेप्ट को। एक बिल्कुल काफका का जो वो दो किताबें हैं उसको तो आप कभी भी कहीं से भी उठकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। और पत्र साहित्य के तो अनेक दुनिया भर में अनोखे वो हैं, जिनमें एक जेम्स जॉयस ने जब अपनी पत्नी नोरा को प्रेम के दिनों में कुछ चिट्ठियां लिखी थी जो 70 साल तक छिपाई रखी गई, क्योंकि वो चिट्ठियां बहुत अश्लील थी। लेकिन वो 70s में वो चिट्ठियां छपी थी, पब्लिक हुई थी। और मुझे याद है कि सुजा ने अमेरिका से श्रीकांत वर्मा को उनकी फोटोकॉपी करा के भेजी थी, नोरा के नाम जो 9 चिट्ठियां थी। तो मैंने उन चिट्ठियों को दिनमान में, जब श्रीकांत जी ने मुझे सुजा का जब वो आया पैकेट तो उन्होंने मुझे दिखाया। तो मतलब वो अब आप बहुत से लोग उसे पोर्न साहित्य की तरह देखते हैं, लेकिन पत्र साहित्य के कई रूप हैं, बहुत निजी जीवन की। अब जैसे अभी सविता जी जब पत्र पढ़ रही थी मिलाप का, तो मुझे याद आया कि अजय सिंह ने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी, करीब 4 पेज की गुलाबी मतलब पेज थे, और उस पर लिखा हुआ था कि ये निजी पत्र नहीं है, सार्वजनिक पाठ के लिए है। और उन 4 पत्रों में मतलब जो 4 पेज थे उस चिट्ठी के, अगर आज मैं उसको पढ़ दूं तो शायद हंगामा हो जाए, क्योंकि उसमें लेखिकाओं के बारे में, स्त्रियों के बारे में ऐसे कमेंट्स हैं जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मतलब इस पत्र में भी वही था ना, इसलिए मैं आगे नहीं पढ़ पाई, बहुत कुछ है। तो वो लेकिन वो बाद में जब मेरी किताब छापने की बात आई तो अजय सिंह से मेरी फोन पे बात हुई, तो मैंने कहा यार तुमने तो लिखा हुआ है कि सार्वजनिक पाठ के लिए है, तो इसमें कोई सेंसर तो है नहीं। तो उसने कहा अरे यार वो समय बहुत जवानी में लिखा था और ये था वो था। तो मैंने खैर वो किताब में नहीं लिया। लेकिन आरंभ के जो पत्र हैं वो साहित्यिक बहसों के पत्र हैं। आप देखिए श्रीकांत वर्मा का जो पत्र है वो हम लोगों ने पहला अंक अकाल पे केंद्रित था, तो हमने श्रीकांत जी को चिट्ठी लिखी और उन्होंने चिट्ठी, जो ही श्रीकांत जी ने वो चिट्ठी देखी और उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये द्विवेदी युगीन समस्या की तरह मैं नहीं लिख सकता कविता को, और उन्होंने बहुत आर्ग्यू किया। मैं समझता हूँ कि इस तरह की चिट्ठियों का महत्व है। और अशोक वाजपेयी उन दोनों सीधी में कलेक्टर थे और वो बिल्कुल समझिए कि 5-5, 6-6 पेज की चिट्ठियां रोज सुबह उठकर लिख दिया करते थे। और जब वो चिट्ठियां छपी हुई उन्हें देखी तो वो बड़े, उनको याद नहीं था कि मैंने ये कभी चिट्ठियां लिखी थी। तो इस तरह की चीजों का दस्तावेजी महत्व है, मुझे लगता है सामने लाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। हाँ कोई निजी, क्योंकि पुरुष लेखक जो है, ये तो बात सही है कि एक जमाने तक वो लेखिकाओं के प्रति बहुत ही क्रूर भी हो जाते थे और कई बार अपने मन की जो छिपी हुई वासनाएं, इच्छाएं सारी व्यक्त करते थे।
थोड़ा बहुत एडिटिंग हो सकती है, लेकिन फिर भी एक दुनिया को पहचाना। आज शायद लेखिकाएं भी, लेकिन आज पत्र लेखन का कंसेप्ट ही बदल गया है। आज देखिए हम लोग तार की भाषा में मतलब चिट्ठियां लिखते हैं। जो पहले एक जमाने में तार होता था ना, तार लिखने की भी एक कला है कि आपको बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कहना है। तो वो जो आज ईमेल है, ईमेल में आप लंबी चिट्ठी लिख सकते हैं, लेकिन आप नहीं लिखते हैं। खुद विष्णु खरे ने मुझे जो बाद में ईमेल में चिट्ठियां लिखी हैं, वो बहुत छोटी हैं, लेकिन उनमें है बहुत कुछ। तो एक पत्र लेखन का कंसेप्ट बदल गया है। लेकिन विश्व साहित्य में मैं समझता हूं कि सबसे अधिक इंटरेस्ट मुझे कम से कम चिट्ठियों में है। और आरंभ की ये जो डाक है, जब इसको छप करके सामने आई तो दूधनाथ सिंह ने मुझे फोन किया, तब वो जीवित थे, और वो इतना खुश थे उन चिट्ठियों को पढ़कर, क्योंकि वो पूरा एक दौर बताता है। उस दौर में क्या हो रहा था, उस दौर में क्या बहसें थी। कविता जैसे धूमिल ने मुझे लिखा, मैं दिल्ली आया था, तो मतलब वो उनका पत्र था कि दिल्ली दिग्विजय करके लौट आए, तो कविता का जमाना था। तो ये चिट्ठियां जो हैं, ये उस समय के लिटरेचर, उस समय लिटरेरी बहसों, उस समय के सारे जो मुद्दों का इतना अच्छा दस्तावेज है। आप देखिए उसमें मलेश की चिट्ठी है, उसमें श्री राम वर्मा की लंबी लंबी चिट्ठी है। आप उन चिट्ठियों को पढ़ करके एक तो मुझे लगा कि ये चिट्ठियां मेरे साथ चली जाएंगी। मेरा बेटा जापान में रहता है, वो हिंदी साहित्य से इतना वाकिफ, वो कभी मेरे ना रहने पर इन चिट्ठियों को शायद ये सोचकर कि पुरानी चिट्ठियां हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगा। तो मैंने फिर यतीन्द्र मिश्र को, अयोध्या से वो आए जब ये किताब रिलीज हुई, तो उनके फाउंडेशन को मैंने मूल चिट्ठियां सारी दे दी हैं। तो ये एक भी चिट्ठी ऐसी नहीं है जिसका मूल चिट्ठी उनके पास सारी है। तो वो दस्तावेज ऐसे नहीं है कि मैंने कुछ जोड़ दिया कहीं या कहीं पर हटा दिया। तो ये मुद्दा है। उसमें चिट्ठियां एक से एक हैं। मतलब अब खुद अशोक वाजपेयी की बहुत लंबी लंबी और बहुत कई मुद्दों पर वो आरंभ कैसा हो, क्यों हो, कैसे हो, उसमें इस तरह से बहुत से सुझाव देते रहते थे। एक जमाने में मुझे याद है कि इनका मलयज और रमेश चंद्र शाह का एक संवाद उसमें पूर्व ग्रह में छपा था। तो मुझे वो मंडी हाउस में दोनों मिल गए। तो मैंने कहा कि अरे भाई, आप लोगों के बीच में संवाद तो गेटे और एकरमान की तरह लग रहा है। तो उस पर मलेश बहुत जोर से हंसे, बोले कि अरे भाई, ये बताओ कि हम में से गेटे कौन है और एकरमान कौन है। तो ये सारी ये चीजें हैं। मतलब कुल मिलाकर के इन चीजों को हमें महत्व देना चाहिए, खासतौर पे जो पुरानी चिट्ठियां हैं, जो अब आज तो कोई लिखेगा भी नहीं। जी। और कुछ एक चित्र और हम देख लें जो आरंभ से जुड़े हुए चित्र हैं, और इसके बाद हम कुमुद जी के पास चलेंगे और उनको सुनेंगे। आप श्रीकांत जी का पत्र चाहें तो पढ़ें। हाँ, पढ़ता हूं। यह आरंभ का के कुछ पहला एक अंक चित्र। है, ये जयकृष्ण का रेखांकन है कवर पर, ये जी आकार पर केंद्रित है। जी, कुछ एक चित्र और आरंभ से जुड़े हुए। और ये दूसरा अंक है जिसमें राजकमल चौधरी का निधन के बाद उन पर एक पूरा परिशिष्ट छापा था हमने। और इसका कवर जो है लीनो कट से बना है, और इसमें कई रंग देख करके कलकत्ता के एक पोइट मुझे मिले लखनऊ में आकर, और उन्होंने कहा कि अरे भाई, ये बताओ कि तुम लोग के पास इतना पैसा कहाँ से आता है जो ये इतने महंगे महंगे ब्लॉग बना करके कवर छापते हो। उनको ये नहीं मालूम था कि जयकृष्ण मेरे साथ प्रेस में जाकर ट्रेडिल मशीन के ऊपर खड़े होकर लीनो कट से ये छपवाते थे। लीनो कट मतलब वो तो ग्राफिक आर्टिस्ट हैं बहुत बड़े। तो ये सब साहित्य की दुनिया में उन दिनों छोटी पत्रिकाओं में ऐसा बहुत कम होता था कि इस तरह की कला सामने आए। जी। और एक दो और चित्र। जी, कुछ दिक्कत आ रही है शायद। एक शायद राम कुमार का रेखांकन मैंने भेजा था हाँ आपको।
वो उन्होंने आखिरी अंक में छपा था, वो हम राम कुमार जी, ये आरंभ का दूसरा वाला पीछे का पेज है। जी जी, वह रेखांकन भी है राम कुमार जी का। जी हाँ, ये राम कुमार जी का रेखांकन है और ये आखिरी अंक में छपा था। और मैं प्रयाग जी के साथ उनके गोल मार्केट के स्टूडियो में गया था और तब ये 69 की बात, 68 की बात है ये, तो उन्होंने ये रेखांकन छपने के लिए दिया था। जी। और मित्रों, अभी हम जिस पुस्तक की बात कर रहे थे, आरंभ की दुनिया की, तो इसकी भूमिका विष्णु खरे जी ने लिखी है और बहुत ही सुचिंतित भूमिका, सुदीर्घ भूमिका। तो मैं कुमुद जी से इस अवसर पर अनुरोध करता हूं कि वे उस भूमिका को हम सभी के लिए पढ़ें। और जब आज वे इस भूमिका को पुनः पढ़ रही थी, उन्हें कई ऐसी चीजें भी याद आई विष्णु खरे जी से जुड़ी हुई और उस समय से जुड़ी हुई चीजें, तो उनको भी साझा करें कुमुद जी, और फिर इस भूमिका को पढ़ें। जी स्वागत। जी धन्यवाद, नमस्कार। मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि विष्णु जी के इन शब्दों को और इन भाषा और विचारों को आज आप लोगों ने मेरी आवाज़ देने के बारे में विचार किया और मुझे जुड़ने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपको सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ। लेकिन ये इसमें से बहुत सी बातें विनोद जी अभी शेयर कर चुके हैं और ये बहुत लंबी भूमिका, ये 8 पेज हैं और इसमें बहुत सी बातें ऐसे लिखी हैं जो कि अभी जिनकी चर्चा हो चुकी है। लेकिन विष्णु जी ने कुछ ऐसी बातें की, शुरुआत की है, क्योंकि ये सब सारा साहित्य जगत जानता है कि विष्णु जी बहुत ही ट्रांसपेरेंट और निर्भीक और व्यक्ति थे। वो किसी से भी कोई पक्षपात नहीं करते थे, जो लिखते थे पूरे ईमानदारी से लिखते थे। और विनोद के प्रति चाहे कितना भी उनका गहरा स्नेह हो और संपर्क कितना भी उनके साथ में हृदय का संपर्क हो, लेकिन जो भी लिखेंगे वो सही लिखते हैं और वो सही बात हमेशा जाके बताते हैं। तो ये जो शब्द हैं, मैं आवाज़ मेरी है लेकिन शब्द और भाषा विष्णु जी की है, विचार विष्णु जी के हैं, जिसके लिए आज मैं आप लोगों की आभारी हूँ और मैं आपके सामने रख रही हूँ। इन्होंने कुछ बात तो अभी की थी प्रकाशन के बारे में कि किस तरह ये लोग जाके अपना उसके पोस्टर बनवाया करते थे या उनके फ्रंट पेज बनवाया करते थे, उसके बारे में भी विष्णु जी ने लिखा है। लेकिन हिंदी प्रकाशन के इतिहास में प्रस्तुत पुस्तक शायद अद्वितीय है, क्योंकि किसी छोटी पत्रिका के संपादक को लेखकों द्वारा दिए गए पत्रों का यह पहला इतना बड़ा संग्रह है। लेकिन हर छोटी पत्रिका, उसके संपादक और लेखक एक जैसे नहीं होते। यहीं से ऐसी पुस्तक के बारे में कुछ भी सार्थक लिख पाने की अप्रत्याशित समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। विनोद भारद्वाज द्वारा नरेश सक्सेना के विशेष सहयोग से संपादित बौद्धिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध लखनऊ महानगर में प्रकाशित चातुर्मासिक छोटी पत्रिका आरंभ के कुल 6 अंक जुलाई 1967 से अप्रैल जुलाई 1969 की 2 वर्ष की अवधि के बीच प्रकाशित हुए। यानी आरंभ के बंद होने का यह 40वां वर्ष चल रहा है। आज के डेस्कटॉप प्रकाशन युग में कंपोजिंग, जस्ते, ब्लॉक मेकिंग और ट्रेडल मशीन पर छपाई शायद शौकिया, मजबूरन या अब भी कहीं नहीं होती, वरना ये वे पाषाण युग की बातें लगती हैं, कल्पनातीत हो चुकी हैं। अनुपातिक दृष्टि से चीजें तब अपेक्षाकृत सस्ती थी, किंतु वार्षिक चंदा, मित्रों का आर्थिक सहयोग, विज्ञापन जुटाना, डाक खर्च, वितरण आदि की समस्याएं कम विकट नहीं थी। अक्सर इन छोटी पत्रिकाओं को इनके संपादक घर फूंक कुटीर उद्योग की तरह चलाते थे और आरंभ जैसे करेले के साथ कवि संपादक विनोद भारद्वाज की नीम चढ़ी मुश्किल यह थी कि वे मात्र 19 वर्ष के थे और अत्यधिक बेरोजगार थे। परिवार में कोई खास साहित्यिक माहौल भी नहीं था। ऐसे में यदि आरंभ के प्रत्येक अंक की कुछ भी प्रतियां छपती हों या अधिकांश निःशुल्क वितरण के काम में आती हों तो सहज समझा जा सकता है। अपने स्वप्न जीवन काल में भी आरंभ एक दुर्लभ पत्रिका बन चुकी थी।
और 8वें दशक के शुरू में अप्राप्य हो गई थी। मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर उसकी पूरी फाइल किसी के पास नहीं है, और जिनके पास जितने भी अंक हैं उन्हें वे किसी फाइल किसी के पास नहीं, और जिनके पास जितने भी अंक हैं वे किसी को दिखाने में तो नखरे करते ही हैं, उधार तक नहीं देते और फोटोकॉपी भी नहीं करवाने देते। इसीलिए आज जो लेखक, पाठक, प्राध्यापक, शोधकर्ता 50 से कम उम्र के हैं, वे आरंभ के नाम से यदि परिचित हुए भी तो उन्होंने उसे देखा, छुआ, पढ़ा नहीं है। अब यह पुस्तक प्रकाशित हो रही है जो संपादक विनोद भारद्वाज को आरंभ के संदर्भ में लिखे गए उन 50 लेखकों के 136 पत्रों का संकलन है। जाहिर है कि ऐसा प्रकाशन अपने लिए शायद कुछ कम, लेकिन पाठकों के सामने कई कठिनाइयां प्रस्तुत करता है। सारे पत्रों के आरंभ में प्रकाशित अप्रकाशित सामग्री के हवाले, उसे लेकर छोटे बड़े विवाद, सहमतियां, असहमतियां, आरंभ के बाहर के कई संदर्भ हैं। अधिकांश लेखक परिचित हैं, लेकिन कुछ के बारे में अब लगभग मालूम नहीं है। उधर यह भी सच है कि इन पत्रों में एक भी ऐसा है जो भर्ती का हो, जिसका कोई महत्व न हो। लिहाजा यह पुस्तक उन कई प्राचीन टीकाओं की तरह रिझाने वाली, रोचक, कहीं कहीं रोमांचक, लेकिन हमेशा चुनौतीपूर्ण हो गई है, जिनकी मूल पुस्तकें लुप्त हो चुकी हैं। आरंभ के अंक लुप्त तो नहीं हुए हैं, लेकिन शायद कॉपीराइट की मुश्किलों के कारण उनका फैलिसमेल या नया कंपोज किया हुआ पुनर्प्रकाशन फिलहाल संभव न हो पाया हो। किंतु यदि समसामयिक हिंदी जगत इन पत्रों और इस संकलन के स्थायी ऐतिहासिक साहित्यिक महत्व को समझ सका, तो बेशक यह नैतिक मांग उठेगी कि आरंभ की पूरी फाइल दोबारा छापी जाए। अभी यह एक कारकों के पुस्तक है जो आरंभ की मूल आवाज के साथ और सार्थक हो जाएगी, लेकिन यदि पाक शास्त्र की अंग्रेजी में कहा जाए तो यह एक एपेटाइजर या स्टार्टर की तरह है, या सलाद जैसी, और बाज औकात उनके बाद पूरे भोजन की गुंजाइश नहीं रह जाती। हालांकि मेन्यू पर वह लिखा होता है। यही वजह है कि इस संकलन पर बात करते समय संपादक विनोद भारद्वाज के व्यक्तित्व और उनके उपलब्धियों और आरंभ में प्रकाशित रचनाओं और उनके लेखकों की चर्चा से बचा ही नहीं जा सकता। विनोद ने अपनी भूमिका में अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत और विकास के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है, लेकिन वे हमेशा मितभाषी, मितलेखी रहे हैं और आत्म विज्ञापन और खुदबीनी से बचते रहे हैं। साहित्य, कला, फिल्म और संगीत उनके पुराने शौक रहे हैं, और कैशोरे से ही उन्होंने लखनऊ के पुस्तकालयों, किताबों की दुकानों, सिनेमा घरों, साहित्यकारों, चित्रकारों आदि से जो सृजनात्मक और बौद्धिक लाभ उठाया है, वह उनकी पीढ़ी में बेमिसाल है। चूंकि उनसे एक दशक के करीब पहले जन्मे कुछ तत्कालीन युवा लेखक भी 16-17 वर्ष की उम्र में छपने लगे थे, पत्रिकाएं निकाल चुके थे और एकाध की कोई किताब भी आ चुकी थी। इसीलिए उन्हें इससे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ कि विनोद ने 19 वर्ष की आयु में एक पत्रिका निकाल दी। हाँ, उनके लिए यह रश्क और अचंभे की बात थी कि वह आरंभ जैसी साहित्य स्तरीय पत्रिका होगी और उसमें एक साथ इतने महत्वपूर्ण नाम होंगे। अज्ञेय ने प्रतीक निकालकर एक नई परंपरा कायम की थी। यद्यपि आज उनके अंक बहुत डेटेड लगते हैं और स्वयं अज्ञेय द्वारा नया प्रतीक के रूप में उनका पुनः प्रकाशन एक लज्जास्पद और त्रासद दुर्घटना रही, ठीक उन्हीं के चौथा सप्तक की तरह। और वह 6वें दशक की कल्पना, ज्ञानोदय, कृति, युग चेतना, नई कविता और बाद की कई अन्य छोटी बड़ी पत्रिकाओं तक आई, जिसमें आरंभ सर्वाधिक उल्लेखनीय कड़ियों में गिनी जाती है। 7वें दशक की छोटी पत्रिका विस्फोट के कारण और इतिहास में जाना वहां न तो संभव है न वांछनीय। शायद जगदीश गुप्त का बहुचर्चित लेख किस्म किस्म की कविता उस दिशा में सर्वाधिक उपयोगी हो, लेकिन यह सच है कि 1960 से 69 के बीच एक दौर वह भी था
शायद हर हफ्ते 2 छोटी पत्रिकाओं का या तो प्रकाशन होता था या उनकी घोषणा की जाती थी। इनमें से अधिकांश कविता की पत्रिकाएं हुआ करती थी और इनके रचनाकार संपादक महज पत्रिका निकालकर खुश नहीं थे। वे एक मैनिफेस्टो, एक प्रोग्राम और एक दल लेकर आते थे, जिसके पीछे घोर वामपंथी विचारधारा से लेकर घनघोर व्यक्तिवाद, निहिलिज्म और अघोर पंथ तक कुछ भी हो सकता था। कथित अकविता आंदोलन तथा उनकी लघु मुख पत्रिका अकविता ने हिंदी में जिस डिबेट को जन्म दिया, अधिकांश छोटी पत्रिकाएं उस खंडन मंडन में अकविता से के विपक्ष में ही रहीं। अकविता और उसके समर्थक कवि भले ही बिरादरी के बाहर कर दिए गए हों, लेकिन स्वयं अकविता के पृष्ठ धूमिल और चंद्रकांत देवताले जैसे कवियों के लिए खुले हुए थे और शेष पत्रिकाओं में भी नाना प्रकार के कवियों की अबाध आवाजाही थी। चूंकि उस जमाने में 66-67 में मैंने भी मध्य प्रदेश के रतलाम शहर से वयम नामक छोटी पत्रिका निकाली थी, जो पर्याप्त लोकप्रिय भी हुई थी, इसलिए मुझे उन मादक दिनों का निजी अनुभव है। यहाँ मैं एक बीच में अपनी बात भी कहना चाहूंगी, क्योंकि जिस वक्त ये वयम निकाली गई, मैं उस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी और विष्णु जी मेरे लेक्चरर हुआ करते थे और उन्होंने ही निकाली थी, और उसके लिए मैं लोगों को मेंबर बनाया करती थी जाके और बेचने की कोशिश करती थी। वो बहुत ही विचित्र समय था, जो पर्याप्त लोकप्रिय भी हुई थी, इसलिए मुझे उन मादक दिनों का निजी अनुभव है, जब एक अंक लेखकों तक पहुंचते थे और 50-60 चिट्ठियां और उतनी ही रचनाएं पा लेना सहज संभाव्य था। वह एक गहमा गहमी भरा प्रजातांत्रिक, लुम्पेन, समतावादी, एलिटिस्ट युग था। पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात, राजस्थान तक में, जम्मू कश्मीर से आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक, जहां भी किसी भी स्तर के हिंदी लेखकों को कोई भी जमात थी, वहां से छोटी पत्रिकाएं निकल रही थी और दम तोड़ रही थी। कैसे भी कविता पत्रिका निकालना और संभव हो तो एक काव्य आंदोलन को स्थापित करना और चलाना, यदि 2 मूल उद्देश्य थे। स्तरीयता, सृजनात्मकता और संपादकीय विवेक, तार्किकता, कंसिस्टेंसी आदि की बहुत ज्यादा पूछ परख नहीं थी। लघु पत्रिका आंदोलन ने बहुत कुछ अच्छा बुरा तहस नहस किया, लेकिन यह आसानी से देखा और सिद्ध किया जा सकता है कि 60 से 69 की पत्रिकाओं के मुकाबले में कुछ ईमानदार वामपंथी दलित पत्रिकाओं को छोड़कर आज की अधिकांश छोटी बड़ी पत्रिकाएं, जिनके संपादक निरक्षर उचक्कों से ज्यादा कुछ भी नहीं, घटिया और अपाठ्य हैं, वे कूड़ेदान जैसे दिमागों की पैदावार हैं और असली कूड़ेदान के पात्र हैं। इसीलिए प्रस्तुत पुस्तक का और आरंभ का महत्व और भी बढ़ जाता है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि आरंभ के सभी लेखकों के पत्र यहाँ नहीं हैं, क्योंकि कुछ को विनोद भारद्वाज ने इतना जरूरी नहीं समझा होगा कि उन्हें शामिल किया जाए। दूसरी तरफ जिनके पत्र संकलित हैं, उनमें से 22 की कोई रचना आरंभ में प्रकाशित नहीं है। यद्यपि उनमें से कुछ पत्रों में रचनाएं भेजे जाने की बात है और कुछ में संपादक द्वारा उन्हें लौटाए जाने की स्वीकृति भी। आरंभ का प्रकाशन तब हुआ जबकि तत्कालीन लघु पत्रिका आंदोलन कुछ उतार और निधार पर था। कई ऐसे महत्वपूर्ण लेखक थे जो आत्म जगत से ही किसी छोटी पत्रिका से जुड़ते थे, जैसा कि हमेशा होता है। ग्रेशम के नियमानुसार साहित्य में भी खोटे सिक्के अपनी बहुतायत में असली सिक्कों को खदेड़ देने में कामयाब हो ही जाते हैं। विनोद भारद्वाज ने आरंभ के माध्यम से कोई विचारधारा, कोई आंदोलन नहीं देने चाहे। हालांकि उन्होंने भी जाने अनजाने ऐसी रचनाएं छापी जो स्वयं आरंभ के स्तर की नहीं समझी गई, जैसा कि कई पत्रों से स्पष्ट है, लेकिन रचना की अपनी गुणवत्ता ही उनकी सामान्य कसौटी रही। यहाँ उन पत्रों को देखना भी दिलचस्प होता जो विनोद ने अपने लेखकों को लिखे हैं, लेकिन वे शायद ही उपलब्ध हों। बहरहाल स्वयं विनोद की प्रतिभा, जो लखनऊ की तत्कालीन ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी की
अधुनातन पुस्तकों और पत्रिकाओं से तराशी गई और कुंवर नारायण, कृष्ण नारायण कक्कड़, यशपाल, श्रीलाल शुक्ल और अमृतलाल नागर और नरेश सक्सेना जैसे लेखकों, बुद्धिजीवियों की उपस्थिति में परवान चढ़ी थी। आरंभ को ऐसे सृजनात्मक, बौद्धिक, कलात्मक और आलोचनात्मक तेवर और आयाम दे पाई है। 7वें दशक की कुछ सर्वोच्च सृजन प्रतिभाओं को उसके प्रति आकृष्ट कर सकी। आरंभ के लेखकों और पत्र लेखकों की सूची विस्मयकारी है और 70 के दशक की साहित्यिक हूज हू लगती है। बच्चन, भवानी प्रसाद मिश्र, इंद्रनाथ मदान, भारत भूषण अग्रवाल, मार्कंडे, हरिनारायण व्यास, विष्णुचंद शर्मा, मलयज, धूमिल, काशीनाथ सिंह, विजय मोहन सिंह, राजीव सक्सेना, ज्ञान रंजन, अशोक वाजपेयी, दूधनाथ सिंह, रमेश चंद्र शाह, चंद्रकांत देवताले, परमानंद श्रीवास्तव, अशोक सक्सेरिया, गंगा प्रसाद विमल, कमलेश, कैलाश वाजपेयी, रघुवीर सहाय, सुरेंद्र चौधरी, मंगलेश डबरा, लीलाधर जगूड़ी, श्रीकांत वर्मा, श्रीराम वर्मा, महेंद्र भल्ला, जगदीश चतुर्वेदी, मृणाल पांडे, नीलाभ, ऋतुराज ठाकुर, प्रसाद सिंह, मुद्रा राक्षस, विपिन कुमार अग्रवाल और विनोद कुमार शुक्ल, रामकिशोर द्विवेदी, शंभुनाथ मिश्र, देवेंद्र कुमार और सौमित्र मोहन, गिरिराज किशोर, मणि मधुकर, सोमदत्त, वीरेन डंगवाल, प्रयाग शुक्ल आदि। विनोद भारद्वाज कहते हैं कि मैंने उन्हें वयम का एक अंक भेजा था और इस पुस्तक में नरेश सक्सेना अपने एक पत्र में विनोद को किसी कारण मेरा पता ज्ञान रंजन को भेज देने को कहते हैं, लेकिन 67-68 के दौरान मैंने 5 शहर और 7 घर और 3 नौकरी पेशे निजी कॉमिक और ट्रेजिक कारणों से शायद बदले, इसीलिए आरंभ के लेखकों में शामिल न हो सका। और तो और उस उथल पुथल के दौरान आरंभ का एक भी अंक देख न सका। बाद में 1971 में ही 3 अंक मेरे हाथ लगे और मैं यहाँ ये भी जोड़ना चाहूंगी कि वो तीनों अंक मैंने देखे थे जब घर आए थे, क्योंकि मेरे घर में ये सभी जिन पत्रिकाओं का नाम हुआ है, कृति, कल्पना और सारी पत्रिकाएं मेरे घर में आया करती थी विष्णु जी की वजह से। आरंभ से जुड़े हुए उपरोक्त लेखक न केवल 7वें बल्कि उनमें से कई तो इस 21वीं सदी के पहले दशक तक प्रासंगिक हैं। कुछ के बिना स्वतंत्र भारत के हिंदी साहित्य की कल्पना भी कठिन है। कल्पना, ज्ञानोदय और कृति, ये तो मुझे आज भी इनके शेप और साइज और कलर याद हैं। शायद ऐसी नॉन स्पेशलाइज्ड हिंदी पत्रिकाएं हैं जिन्हें हिंदी की ऐसी दुनिया मिली और जिन्होंने हिंदी की भावी दुनिया को निर्मित किया, लेकिन ये तीनों पत्रिकाएं आरंभ से बड़ी रहीं और छोटी पत्रिकाएं इन्हें माना नहीं जा सकता। मेरा निजी मत है कि इनमें कृति सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। ये तीनों पत्रिकाएं कई वर्ष चली भी, जबकि आरंभ 2 वर्ष 6 अंक ही जी सकी। लेकिन 7वें दशक के लघु पत्रिका संग्राम को महाभारत माना जाए तो आरंभ को उसका अभिमन्यु मानना होगा, किंतु त्रासद नहीं। चक्रव्यूह पर विजय प्राप्त करने वाला उत्तरापति क्यों न हो। चक्रव्यूह के रचयिता कुंवर नारायण का अभिभावकत्व सदैव विनोद और आरंभ को प्राप्त था। एक विस्मयकारी तथ्य यह है कि यहाँ संकलित पत्रों में मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती और कमलेश्वर के नाम विभिन्न संदर्भों में आए हैं, लेकिन अज्ञेय, शमशेर, त्रिलोचन, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मनोहर श्याम जोशी, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, नामवर सिंह आदि की रचनाएं तो हैं ही नहीं, शायद नामोल्लेख तक नहीं है, लेकिन जितने भी पत्र हैं वे आरंभ को लेकर स्नेह, उत्साह, सहकारिता, उम्मीद तथा चाही अनचाही सलाहों से भरे हुए हैं। कैलाश वाजपेयी के पत्र से थोड़ी दूरी झलकती है, वरना शेष लगभग सभी पत्र आशीर्वचनों और बधाइयों से लबरेज हैं। हर अच्छी पत्रिका अपने लेखकों और पाठकों की एक बिरादरी बनाती है और इसके लिए वह उन्हें उस तरह की रिश्वतें नहीं देती जैसी इधर की कई निर्लज्ज पत्रिकाएं कर रही हैं। कुछ तो अपने लेखकों का अपमान कर रही हैं। कई पत्रिकाओं पर दुर्बुद्धि, जलील, रीढ़हीन, नीम गुंडे, अयोग्य संपादक काबिज हैं।
संपादिकाओं तक का पतन हो रहा है। ऐसे में जब आप विनोद भारद्वाज को आरंभ के लिए लिखे गए इन पत्रों को पढ़ते हैं तो उनकी सद्भावना और ईमानदारी कैमराडरी आपको 40 वर्ष पुराने एक स्निग्ध और नैतिक संसार में ले जाती है, जिसकी आज हिंदी साहित्य को और भी दरकार है। विनोद भारद्वाज और उनके वरिष्ठ सलाहकार नरेश सक्सेना का कोई हिडन एजेंडा था ही नहीं। यह संकलित किसी भी पत्र में वैसा कोई आरोप नहीं है। कुछ रचनाओं को लेकर असहमति है और आज भी आरंभ की कुछ सामग्री देखकर आश्चर्य होता है कि यह उसमें छप कैसे गई, लेकिन उसके पीछे कोई पक्षपात या षड्यंत्र हो ऐसा नहीं लगता, बल्कि समय का सूप किस तरह भूसे और दाने को अलग करता है यह आरंभ के लेखकों के नाम और उनमें से अब तक टिके हुए नामों को देखकर स्पष्ट हो जाता है। आरंभ के कुछ लेखक लेखिका तो सुदीर्घ लेखन न कर सके, किंतु जितने बचे हैं इन 4 दशकों के बाद भी सिर्फ बचे ही नहीं है बल्कि अपरिहार्य हो चुके हैं। यही उनकी शक्ति और विनोद भारद्वाज के विवेक का सबूत है। इन पत्रों के लेखकों की सामाजिक और साहित्यिक स्थिति का जायजा लेना दिलचस्प हो सकता है। धूमिल एक और तो अपने तबादले को लेकर चिंतित हैं, लेकिन अपनी कविता को लेकर आत्मविश्वास से भरे नजर आते हैं। वे तर्कों के शौकीन हैं, पन्नों के गद्य में भी दूर तक उनका इस्तेमाल करते हैं। वे इस बात को लेकर सजग हैं कि नौजवानों का गलत गुस्सा बूढ़ों को अवसर दे बैठता है और मानते हैं कि रचनाकार का दायित्व शोर मचाने या क्रुद्ध होना तक ही सीमित नहीं है। या बाद में परिचर्चित होने वाली अपनी कविता मोची राम पर वे विनोद की राय जानना चाहते हैं। एक पत्र में वे कहते हैं, आवेश कविता का प्राण है। मंगलेश डबराल, जो उस समय नहीं जानते थे कि संपादक उनसे भी कम उम्र है, उसे आदरणीय बंधु कहते हैं और अपनी आर्थिक विपन्नता और अभावों को प्रदर्शित परिवारों में असुविधाओं का जिक्र करते हैं। उस 19 वर्ष की अवस्था में ही एब्सर्ड सा हो गया हूँ, लेकिन पहाड़ों की न घिसने वाली ऊंचाइयों पर लगातार घिसते हुए और वहां के साहित्यिकता के नाम पर बंजर के बीच में विलक्षण भाषा विवेक और साहित्यिक जानकारियों का परिचय देते हैं। जब उनकी प्रारंभिक रचनाओं को विनोद लौटा देते हैं तो मंगलेश स्वीकार करते हैं कि उन पर धूमिल और लीलाधर जगोड़ी का अक्सर कुछ ज्यादा ही है। अशोक वाजपेयी अपने पहले पत्र में ही कह देते हैं कि कविता तो सिर्फ कविता ही की तरह देखा परखा जाना चाहिए। निहत्ती अकेली कविता उसको उसके सामाजिक वैचारिक राजनीतिक आशय में रिड्यूस करके उस पर निर्णय देना गलत है। फिर वे कुछ कविता संग्रहों और कवियों पर लिखवाने के लिए समुचित सलाह देते हैं। उनके पत्रों में लगातार आरंभ की सराहना है, अपना योगदान देने के कारगर वादे हैं और अब ऐसा लगता है कि उनके द्वारा संपादित पहचान कवि सीरीज पर आरंभ द्वारा निर्मित की गई फिजा का प्रत्यक्ष परोक्ष अभाव भी रहा होगा। दूधनाथ सिंह भी अपने पत्रों में कई सुझाव देते हैं। 2 नए और सशक्त कवियों की कविता भिजवाते हैं और कुछ युवा समीक्षकों द्वारा कविता संग्रहों की समीक्षा पहुंचाने का वादा भी करते हैं। जब अपने अकाल के लिए विनोद श्रीकांत वर्मा से अकाल विषय पर कविता मंगवाते हैं तो कवि का उत्तर यह होता है कि मेरी अपनी राय में अकाल को लेकर कविता लिखना सबसे बड़ा बौद्धिक ऐश्वर्य है। भूख से मरने वाले आदमी के प्रति अपनी दया या सहानुभूति से बड़ा प्रदर्शन और क्या हो सकता है। इसके अलावा बस एक ही पेज बचा है। इतना अच्छा था कि मुझे लग रहा है मन से पढ़ रही इस तरह की कविताएं वे ही लिखते हैं जो संघर्ष में नहीं है मगर माथे पर खून लगाकर शहीद कहलाने के आकांक्षी हैं। जैसे दिल्ली की महिलाएं नेवदा की विधवा के लिए रेशमी साड़ी भेजकर उसका मखौल उड़ा रही हैं, वैसे ही क्या दिल्ली और लखनऊ के कवि बिहार के अकाल पर आंसू बहाकर गरीबों के रोने का अधिकार भी छीन लेंगे। फिर 4 महीने बाद बल्गेरिया
कि राजधानी सोफिया की यात्रा से लौटकर उनकी तबीयत कुछ खराब हो जाती है, लेकिन वे पूछते हैं कि उनके वॉब्ज़नेस्की के अनुवादों वाला आरंभ का अंक मॉस्को भिजवा दिया या नहीं। उधर जब मलयज के सामने प्रस्ताव रखा जाता है कि ये श्रीकांत वर्मा के काव्य संग्रह पर समीक्षा लिखें, तो वे कहते हैं कि समीक्षा के बजाय श्रीकांत वर्मा की रचना प्रक्रिया और उसके माध्यम से आज की समकालीन कविता की एक विशेष प्रक्रिया के बारे में कुछ सोचने की तरफ जरूर प्रवृत्त हो सकता हूँ। मेरे विचार से निरंतरता और समग्रता का श्रीकांत की कविता में न होना जीवन की विवशता उतनी नहीं जितनी अनुभव की विवशता है, जो आज के युवा लेखक की खास मनस्थिति है। मलयज का यह छोटा सा पत्र उनकी प्रतिभा और गंभीरता की अनूठी बानगी है। अपने पत्र में श्री राम वर्मा ने अपनी खिलंदड़ी शैली के कुछ बेबाक बातें की हैं। भवानी प्रसाद मिश्र ने एक छोटी कविता पोस्टकार्ड पर ही लिख भेजी, लेकिन इस निवेदन के साथ कि यदि अस्वीकृत करो तो उनकी सूचना लिखकर मत भेजना, क्योंकि उसे बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें कैसे समझाऊंगा। लीलाधर जगूड़ी की तरह 13 चिट्ठियां धूमिल की 28 चिट्ठियों से ज्यादा जगह घेरती हैं, लेकिन बहुत पठनीय हैं और उनके कई भावी रुझानों का पूर्व संकेत हैं। जगूड़ी ने सुमित्रानंदन पंत के कुछ अकवितानुमा संस्कृत निष्ठ कविता पंक्तियों की हिंदी अनुवाद किए थे, जिन्होंने काफी मजेदारी पैदा की थी। बाद में दुर्भाग्यवश वह प्रयास बोध जगूड़ी ने शायद हमेशा के लिए खो दिया। इन सभी पत्रों में जाना ना तो संभव है और न वांछनीय, किंतु यह देखना बहुत लाभप्रद और मनोरंजक है कि हिंदी की कितनी गद्य शैलियां उनमें मौजूद हैं। अब तो शायद सारे समाज में पत्र लिखना बहुत कम हो गया है, जिससे हमारी भाषा और हमारी चिंतन शक्तियां दोनों का नुकसान हो रहा है। इन पत्रों का महत्वपूर्ण अंग यह भी है कि यह लेखकों की आत्मकथा, जीवनी, साहित्य चिंतन और साहित्य की रियल पॉलिटिक की दुर्लभ सूचनाएं देते हैं और लेखकों और लेखिकाओं के मनोविज्ञान की झांकियां भी हैं इनमें। भाषा की त्रुटियां और असावधानियां तो इनमें नहीं के बराबर हैं। वस्तु सारे छोटे बड़े रहस्य, अधूरी कहानियां भी इनमें हैं। जगूड़ी के नेत्रहीन भाई अब कहाँ हैं? बहन अमिता ने लिखना क्यों छोड़ दिया? मुक्तिबोध पुरस्कार वाले विवाद, जिसका एक पात्र मैं भी था, को लेकर जो पत्र श्रीकांत वर्मा आरंभ में छापना चाहते थे, कहाँ गया? मैं नहीं जानता कि इस संकलन को कितने सामान्य पाठक, यदि वे कहीं हैं, तो पढ़ेंगे और कितना समझेंगे। लेकिन इसमें मुझे संदेह नहीं कि आधुनिक हिंदी साहित्य के किसी भी वरिष्ठ विद्यार्थी, शोधार्थी तथा प्रबुद्ध प्राध्यापक के लिए यह एक लाजिमी औजार है और 8वें दशक और उसके बाद आज के युवा स्त्री पुरुष साहित्यकारों के लिए तो यह एक अनिवार्य पाठ्य पुस्तक जैसा है। छोटी और अल्पजीवी पत्रिका होते हुए भी आरंभ की महती उपलब्धि यह है कि उसने धूमिल, विनोद कुमार शुक्ल, कमलेश ऋतुराज, लीलाधर जगूड़ी और स्वयं नरेश सक्सेना को अपनी अस्मिता हासिल करने में बहुत सहायता दी। धूमिल की उस औरत की बगल में लेटकर को मैं हिंदी की एक विलक्षण कविता मानता हूँ और वह आरंभ में ही छपी थी। अब जब रमेश बख्शी दिल्ली में लघु पत्रिकाओं की एक अखिल भारतीय प्रदर्शनी आयोजित कर रहे थे और उस उपलक्ष्य में उन्होंने अपनी पत्रिका आवेश के अंग्रेजी कविता विशेषांक का जिम्मा मुझे सौंपा था, तो उसके लिए कई हिंदी कविताओं को मैंने आरंभ से ही चुना था। यदि वीरेन डंगवाल की पहली प्रकाशित कविता वही है जो आरंभ के अंतिम अंक में अंतिम रचना है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। विनोद भारद्वाज को लिखे गए ये पत्र भी रचनाओं से कम महत्व नहीं रखते, क्योंकि उनमें से कुछ तो रचनाओं के अर्थ और संदर्भ खोलते हैं और कुछ रचनाओं को भीतरी और बाहरी दुनिया को दुर्लभ ढंग से हमारे सामने रखते हैं। आज प्रकाशित हो रहे इन पत्रों से स्वयं उनके लेखकों या उनके स्वजनों को कुछ असुविधा
और आपत्ति तक हो सकती है। कई कारणों से साहित्यिक पत्र भी चुराए, दबाए, छिपाए, बदले और नष्ट किए जाते रहे हैं। मुझे मालूम है कि 2 महत्वपूर्ण साहित्यकार अंतरंग मित्र रहे। दोनों के पास सृजनात्मकता ही नहीं, आलोचनात्मक प्रतिभा भी थी। दोनों के बीच बहुमूल्य साहित्यिक पत्र व्यवहार हुआ, लेकिन उनमें से जब एक की मृत्यु हुई तो दूसरा उसके घर पहुंचकर उसकी विधवा से अपने सारे पत्र वापस ले आया, जबकि कानूनन वे उस मृत मित्र की, उसकी विधवा पत्नी की संपत्ति थे। उस मित्र ने, जो अभी जीवित है, वे पत्र अब तक प्रकाशित नहीं किए हैं। ये दोनों मित्र आरंभ के लेखक थे और इन दोनों के पत्र इस संकलन में हैं। हमें विनोद भारद्वाज का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने बिना किसी भय और पक्षपात के उन्हें मिले सारे पत्र प्रकाशित होने दिए। टी.एस. एलियट के ने कुछ ऐसा कहा है कि साहित्य की समीक्षा में शेक्सपियर का लॉन्ड्री बिल भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। ये तो इतने सारे लेखकों के जीवन, चिंतन और सृजन की निजी अंश हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास में 7वें दशक के केंद्रीय, स्थायी और दूरगामी भूमिका के अकाट्य दस्तावेज हैं। विष्णु खरे जी। धन्यवाद मित्रों, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि विष्णु जी का ये पूरा दस्तावेज आप लोगों ने मुझे मेरे शब्दों, मेरी भाषा में, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते, अभी वो पढ़ नहीं सकेंगे, वो है नहीं हमारे बीच, लेकिन उनके शब्द हैं, उनके विचार हैं, उनकी भाषा है, जिन्हें आपने मेरी आवाज देने के लिए बारे में सोचा और मुझसे संपर्क किया। इसके लिए मैं आप लोगों की तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इतनी अच्छी बात है, इसमें से 1 दर्जन से एक पल की मैं गवाह हूँ। इतने साहित्यकारों का, चाहे प्रभाकर माचवे हो या जितने भी नाम लिए गए हैं, अज्ञेय हो, मैं सबसे पहले दिल्ली पहुंच के 1968 में पहली दोपहर जो मैंने खाना खाया था प्रभाकर माचवे के घर पे अज्ञेय के साथ खाया था। मेरा वो पहला लंच था दिल्ली में, विष्णु जी ने और मैंने। और बाबा नागार्जुन हो या जितने भी नाम इसमें आए हैं, जगूड़ी हो, सब हमारे घर आते थे। एक एक साहित्यकार से मैं पर्सनली परिचित हूँ, जिन लोगों के मैंने नाम लिए, चंद्रकांत देवताले हो या जो भी हो, क्योंकि मेरा कोई परिवार नहीं था, ये साहित्यकार बिरादरी ही मेरा परिवार था। विष्णु जी ने मुझे यही परिवार दिया था, इसलिए मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत धन्यवाद आप लोगों को, मुझे उनके शब्द, भाषा और शब्दों को अपनी आवाज में पढ़ने के लिए मौका देने के लिए। विनोद जी कुछ कह रहे हैं? विनोद, हाँ बोलो विनोद। कुमुद जी ने बहुत अच्छी तरह पढ़ा। थैंक यू। मैं सोच रहा था कि कुछ ये पैराग्राफ पढ़ के छोड़ देंगी, पर इन्होंने नहीं, पीडीएफ बड़ी हिम्मत करके पढ़ा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने आप पे बहुत नियंत्रण रखा है, भावनाओं पे, और मैंने पीडीएफ से नहीं पढ़ के, गुड्डू ने क्या किया, जब मुझे देखा पीडीएफ पे पढ़ते हुए, तो कहीं जा रही थी, उसको काम था, तो उसने कहा मम्मी मैं आपको इसका ना ड्राइवर के साथ प्रिंट आउट भिजवा देती हूँ, तो वो बहुत कन्वीनियंट होगा, आप वो पढ़ना। तो इसलिए मैं बहुत सब लोगों के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरी वन ऑफ यू। इवन गुड्डू के लिए भी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। जी जी, आप लोगों के लिए अनन्या, मेरे लिए गुड्डू है। जी, और जिस तरह से सचमुच, जिस तरह से विष्णु खरे जी के शब्द आपकी आवाज में आते हैं और उसके साथ जो पूरी स्मृतियां आपकी उस ओर जाती हैं, वह हम सभी के लिए एक उपलब्धि ही है कुमुद जी, और हम सब आभारी हैं कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस में इसे इतने अच्छे तरीके से पढ़ा और आद्योपांत पढ़ा, सांस रोक कर पढ़ा, पानी को परे ढकेल कर पढ़ा। I was with विष्णु जी and I wanted to read this। और मैंने बच्चन जी के दोनों पत्र आपको भेजे जो विष्णु जी ने लिखे थे, विष्णु जी को बच्चन जी ने लिखे थे, हरिवंश राय बच्चन ने, वो मैंने आपको दोनों इस पे भेज दिए हैं। मैं बताती हूँ कब का है। आप उसे पढ़िए, थोड़ी सांस ले लीजिए, तब तक हम कुछ बात और कर लें, और आप उस पत्र को निकालिए जो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखे हैं विष्णु खरे जी को। हरिवंश राय बच्चन जी ने, हाँ, आप निश्चय ही पढ़िए। मित्रों, मैं यह बात कह रहा हूं कि जिस तरह से अपनी इस सुदीर्घ भूमिका में विष्णु खरे जी कितनी सारी बातें एक सांस में कहते चले जाते हैं,
पूरी किताब की व्याख्या हो जाती है, किताब के सारे संदर्भ आ जाते हैं। सब और विष्णु खरे जिस तैयारी, जिस चुटीलेपन, जिस निष्परकता और जिस आक्रामक भाषा के लिए कई बार जाने जाते हैं, उसकी वानगी हम उनकी इस भूमिका में भी देखते हैं। यहाँ लघु पत्रिकाओं आरंभ के ये बहाने देखिए, ये है 12/2/81, ये श्री हरवंश राय बच्चन ने 12/2/81 को लिखा था। हाँ, 12 तारीख 2 फरवरी 81। आप पढ़िएगा, बिल्कुल पढ़िए, जी थोड़ा हाँ। रुक लीजिए। असल बात ये, पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि एक तो बच्चन जी, हरवंश राय बच्चन जी की राइटिंग है ना, बहुत डिजाइन वाली है, और उन्होंने ग्रीन पेन से लिखा है, बहुत गोल गोल घुमा फिरा के लिखते थे। ये देखिए, मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, ये देखिए जी, पढ़ें, स्वागत। दिख रहा है आपको? जी जी जी, पढ़ें। हरिवंश राय बच्चन 16/2/81। ये है प्रतीक्षा 14 उत्तर दक्षिण रास्ता 10वां जुहू पार्ले समथिंग समथिंग बंबई। मान्यवर बंधु, आशा है आप स्वस्थ और स्वानंद होंगे। खुद अपनी आंख से की पढ़ी, खुद अपनी आंख से पूरी पढ़ चुका हूँ। पहली प्रतिक्रिया यह हुई कि जैसे कोई कहानी आंख से देख रहा हूँ। कविता में मैं समा गया। फिर भी यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि जंग और योग करना, खोजने जाने, वहां आपने कविता में लाके रख दिया है। बंटवारे का मारे आपको उतना ही कि पाठक की ध्यान के लिए कुछ नहीं छोड़ते। आपकी आंख ने जो समेटा है वह से आपने उसमें समा दिया है। कविता को एक और मुझे भी किया है। स्थितियां और चीजों से आपने आपको जीवन के बहुत से मार्मिक भावों को पकड़ा है। टेबल हंसी कौआ कवियों की कविताएं ऐसी हैं, संकेत करती हैं। टेबल हंसी और कौआ की उन्होंने खास करके कि वो मार्मिक भावनाओं का संकेत करती हैं। और पीछे भी है पूरा, बहुत 2 पेज का है। सौगात लिखी कविता में दुमंजली के दौरान लिखी कविता को बहुत सटीक बनाया है। पढ़ने के बाद मुझे भी स्मृति में आया बातें कि हो आपकी इन कविताओं के कुछ भाग विहंगम में ठग गए हैं। गूंगा कौआ तो साथ में लिखी हुई लगती हैं। दूरबीन बेचने वाला बूढ़ा दोस्त का सब हिसाब और कोमल गांडू वाली कविता छोटी है। जीवन के किसी हिस्से से ली गई है। बहुत सारी कविताओं के बारे में बात की इसमें, लेकिन उनकी देखिए मतलब उनकी जो लिखावट है ना, ये तो 1981 की लिखी हुई है, और वो बहुत ही फ्लावरी लैंग्वेज ऐसे मतलब बना के ना, बहुत डिजाइन बना के लिखते थे। देखिए, कुछ पढ़ना आसान है, कुछ पढ़ना मुश्किल है। 2 पन्ने की चिट्ठी है ये। हाँ, यह एक महत्वपूर्ण पत्र है। इसमें गूंगा का जिक्र है, कौआ का जिक्र है, और
कोमल का जिक्र है, टेबल का है, हंसी का है, बहुत सारी कविताओं का उन्होंने बारे में अपनी राय दी है। एक जो और है हरिवंश चीज। राय बच्चन जी लिखते हैं विष्णु खरे जी को, लेकिन वह राइटिंग ऐसी है, इतनी कलात्मक है कि फिर भी उसके कई सारे अंश कुमुद जी ने हमारे बीच रखे। और जैसा कि आज की इस परिचर्चा का विषय है पत्र साहित्य, आरंभ, पत्रिका और समकालीन परिदृश्य, जानबूझकर एक बड़ा विषय है और एक कार्यक्रम में उस पर सारी बातें संभव नहीं है, मगर फिर भी इन कुछ एक पत्रों के माध्यम से और आरंभ पत्रिका को प्राप्त पत्रों के माध्यम से हमने यहाँ पर यह बात रखी और इसके कुछ संकेत उभर कर आते हैं कि किस तरह से पत्रों का अपना एक महत्व है और उसमें आरंभ पत्रिका का कैसा एक बड़ा योगदान है। और जिन पत्रों को संकलित करने का काम विनोद जी ने अपनी इस किताब में किया है, आरंभ की दुनिया में, वह भी अपने आप में बेहद खास है, महत्वपूर्ण है। जी, अब हाँ, कुमुद जी कुछ कह रही हैं क्या? जी, ये दूसरा पत्र उनका है 9/3/81 का। ये थोड़ा सा जरा साफ सुथरा है, वो उसमें बहुत ज्यादा डिजाइन है, वो पढ़ने में मुश्किल, लेकिन उसमें लगातार बात ये है कि इनकी कविताओं के बारे में जिक्र किया है, कोमल के बारे में, गूंगा के बारे में, टेबल के बारे में, वो जो उनको लगा पढ़ के वो उन्होंने उसमें लिखा है। और उन्होंने लिखा कि भाई क्या मुझे खरीद के पढ़नी पड़ेगी? उन्होंने कहा नहीं, तो बोले मैं पूरी पढ़ चुका हूँ, वो मैं ले आया हूँ किताब खुद अपनी आंख से, उसी के बारे में लिखा है उन्होंने, मान्यवर बंधु से संबोधित करते हुए। जी, मैं दो और ये देख, इस वक्त हम लोग D57 आनंद निकेतन में रहते थे, विनोद को पता है वो जगह, वो घर हमारा विनोद जानते हैं, जहाँ उस वक्त ये चिट्ठियां आई थी। जी, शुक्रिया कुमुद जी हमारे साथ बने रहने के लिए। और अब हम विनोद जी के पास चलते हैं और उनसे कंक्लूडिंग रिमार्क लेते हैं, आरंभ की दुनिया पर कुछ सुनते हैं और उन पत्रों के महत्व को वे स्वयं किस रूप में देखते हैं, बतौर संपादक, बतौर संकलनकर्ता, इसे जानते हैं। जी विनोद जी, स्वागत। नहीं, एक तो विष्णु जी तो बहुत प्रसिद्ध, देखिए बच्चन जी बहुत मतलब जाने माने नाम थे। आपको पता ही होगा कि रघुवीर साहब भी एक जमाने में बच्चन जी से प्रभावित थे, उनकी कविता से प्रभावित थे। और बाद में रघुवीर साहब बहुत मतलब अपने समय के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। लेकिन वो चिट्ठियां लिखते थे, ये बात है, मुझे भी वो चिट्ठियां लिखते थे। मतलब कोई अगर वो उन्होंने मतलब जो दशक की कविताएं, उन्होंने एक संकलन राजपाल से आया था, तो उन्होंने मेरी कविता चुनी उसमें, दशक की श्रेष्ठ कविताओं में, जो भारती जी ने छापी थी धर्मयुग में लोटे पर। तो ये अवेयरनेस थी उस पीढ़ी में कि मतलब युवा लेखकों को ही पढ़ना, उस पर लंबी चिट्ठियां लिखना, मतलब ये एक खास बात है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, आरंभ के पीछे बहुत कुछ संयोग भी थे। मतलब एक तो बहुत बड़ा कारण नरेश सक्सेना थे और जयकृष्ण, क्योंकि जयकृष्ण एक बहुत बड़े चित्रकार, प्रिंट मेकर थे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, और उन्होंने बहुत योगदान दिया, क्योंकि उसके अच्छे रेखांकन, भाई बाद में राम कुमार से मैं ले आया, लेकिन आमतौर पे शुरू में सुल्तान अली के रेखांकन कवर पे या दिनकर कौशिक की रेखांकन ये अकल्पनीय था, बिस साहब का। तो वो, और दूसरा नरेश जी चूंकि मुझसे काफी सीनियर थे और उनकी मित्रता भी कुछ लोगों से अच्छी थी, विनोद शुक्ल से जैसे उनकी बड़ी अच्छी मित्रता थी। तो अब हमें कुंवर नारायण जी का संपर्क मेरा रघुवीर साहब से मैं काफी दिनमान में, तो बाद में मैं चला ही गया। तो आप सोचिए कि कविता मांगने का भी एक तरीका बहुत अजीब होता था। कई बार तो मैं रघुवीर साहब के कमरे में जाके बैठ गया कि जब तक आप कविता नहीं देंगे मैं उठूंगा नहीं। तो उन्होंने जानना था कविता दी। तो इस तरह से पीछे पड़ जाना पड़ता था, क्योंकि मैं युवा था तो मुझे पीछे पड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती थी।
लेकिन आरंभ अगर कोई उपलब्धि है भी तो उसके पीछे सभी का हाथ है। मतलब उसके लिए अकेला मैं नहीं वो हूँ, संपादक हूँ मैं, लेकिन उस संपादक के पीछे दूसरे संपादक भी, उनका पूरा सहयोग था। तो कुल मिला के उस दौर को समझने के लिए चिट्ठियां जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए नहीं महत्वपूर्ण है, देखिए इन चीजों को रखना भी बहुत जरूरी है। अगर जैसे ये चिट्ठियां अगर आप पढ़ करके, कई बार मैं देखता था कि कई लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चिट्ठियां भी फेंक दी, कई साहित्यकारों ने भी फेंक दी, तो ये दस्तावेज हैं। मुझे लगता है कि आज तो खैर ईमेल का जमाना है, अब तो हाथ से लिखी चिट्ठियां लॉन्ग हैंड से तो बहुत कम लिखते हैं, लेकिन आज भी इवन शोभा डे जैसी आधुनिक अंग्रेजी लेखिका भी कहती है कि मैं लॉन्ग हैंड से ही लिख पाती हूँ। तो अब हम लोग भी धीरे धीरे कंप्यूटर पे लिखना शुरू कर चुके हैं, लेकिन लॉन्ग हैंड में लिखने का एक अलग आनंद और एक अलग उसके पीछे जुझारू कारण है। तो मुझे लगता है कि ये इन चिट्ठियों को कहीं ना कहीं एक पूरे दौर को स्टडी करने का भी तरीका है ये। और विष्णु खरे तो खैर कंट्रोवर्शियल बातें कहते ही थे, लेकिन उनकी पीछे जैसा कि पूरे मैंने भी आज कई दिनों बाद इसको सुना, तो वो जो उसके पीछे एक बड़ा मतलब ये नहीं था कि गैर ईमानदारी उनमें नहीं थी, कंट्रोवर्शियल बहुत थे। जैसे इसमें जहाँ जिक्र है 2 लेखकों का, ये काफी कंट्रोवर्शियल रिमार्क है, लेकिन ऐसा होता है कि एक व्यक्ति अपने ढंग से चीजों को देखता है, और मैं तो थोड़ा उतना कंट्रोवर्शियल ढंग से जिंदगी को मैंने साहित्य में नहीं किया था, पर खरे साहब की जो दृष्टि थी उसको मैं गिद्ध दृष्टि कहता था। वो ऐसे देखते थे कि आप आसानी से हम लोग नहीं देख पाते थे। तो वो जो एक प्रतिभा आज नहीं है, तो बड़ा अफसोस होता है कि वो अभी बहुत कुछ कर सकते थे। बस यही मुझे कहना। शुक्रिया विनोद जी। और मित्रों, इस तरह से हम लोग इस कार्यक्रम की समाप्ति पर आते हैं। कई और ऐसी चीजें थी जो हम कर सकते थे, कुछ एक और पत्रों को भी पढ़ सकते थे, मगर समय भी काफी हो गया है, लगभग 1.5 घंटे होने को आए, और कुछ चीजें अधूरी रह जाएं तो उसका भी अपना एक आनंद है। बहरहाल आरंभ की दुनिया जो संकलन विनोद जी ने तैयार किया, और जिनमें आरंभ को मिले, आरंभ के संपादक को मिले विभिन्न पत्रों का संकलन है, और जिसकी सुदीर्घ भूमिका हमने आज सुनी विष्णु खरे जी द्वारा लिखित, जिसे स्वयं कुमुद खरे जी ने हमारे लिए पढ़ा। यह निश्चय ही एक, मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम संभव हो सका। सविता जी आई, पंकज सिंह जी के पत्रों की चर्चा हुई, उनकी कविताओं की चर्चा हुई, और इस तरह से समकालीन परिदृश्य में इस तरह पत्रों के स्वरूप बदल रहे हैं, उसकी भाषा बदल रही है, इन सब पर चर्चा हो सके। आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद कि आप लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सके। जय श्री पुरवार जी, सुनीता सचदेव जी, पद्मा मिश्र जी, शिवदयाल जी, गीता श्री जी, संतोष अर्श, पारुल पुखराज, रत्नेश कुमार मिश्र जी, प्रोफेसर चंद्रेश्वर, अभिषेक कश्यप, जीवन बेनिकल जी, विशाल अंधारे, सनोवर नसी, सुनीता सचदेव, नीलू पाटिल और तमाम मित्रगण, इनमें से कुछ एक के नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। सभी लोगों का धन्यवाद, अपने तमाम आप दोनों को मित्रों का भी आभार और धन्यवाद विनोद और अर्पण जी। जी, आप दिख तो नहीं रही हैं, मगर आपकी आवाज आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। शुक्रिया, नमस्कार।